नमस्कार, मैं डॉक्टर रमानिवास रमन साइंस और टेक्नोलॉजी का एक कॉम्पिटिटिव सेशन लेकर के बच्चों आपके सामने। आज का हमारा सेशन नाभिकीय केमिस्ट्री पर है। जैसा कि आपको खबर ही है कि पीएनएसटी की परीक्षा काफी नजदीक है। आज हमने जो सेशन बनाया है वो पीएनएसटी स्पेशल इसलिए है कि केमिस्ट्री के उस भाग को हमने छुआ है, उस भाग को हमने पकड़ा है जिस पर ज्यादा से ज्यादा सवाल पिछले 5 सालों में पूछे गए। नीट की परीक्षा में न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बहुत सारे सवाल आते हैं। स्टेट पीएससी में न्यूक्लियर केमिस्ट्री पर मेंस में सवाल लिखाए जाते हैं। यूपीएससी में भी सवाल आते हैं। इसके अलावा रेलवे में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए आज का सेशन अति महत्वपूर्ण होने वाला है। एक ओवरव्यू नाभिकीय केमिस्ट्री कहलाती क्या है, एक सामान्य जानकारी हम दे करके और सीधे 25 सवाल आपसे पूछने वाले हैं। यह हमारा सेशन आज शाम को 5 बजे लाइव होगा। और यदि आपको कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, कोई डिस्कशन है, तो 5 बजे आप हमसे सीधा सवाल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के द्वारा। हम उसका सीधा जवाब देंगे। चूंकि पीएनएसटी की परीक्षा नजदीक है, इसलिए पीएनएसटी से जुड़ा हुआ सवाल यदि आप कोई पूछना चाहते हैं तो शाम को 5 बजे लाइव सेशन में मिलिए। हम उसका जवाब फिजिक्स से जुड़ा हो, केमिस्ट्री से जुड़ा हो, बायो से जुड़ा हो, आप पूछ सकते हैं। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, यह आपकी जिम्मेदारी है। रोज की तरह हम आपसे 25 सवाल पूछेंगे। 25 सवाल का उत्तर आप अपने ढंग से दीजिएगा और जैसे ही सवाल 25 पूरे होंगे फिर हम इसका उत्तर क्रमिक रूप से थ्योरेटिकल डिस्कशन करते हुए आपके सामने रखेंगे। यह नाभिकीय केमिस्ट्री है क्या? आप जानते हैं कि कोई भी एटॉमिक स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हो या किसी अन्य वैज्ञानिक के द्वारा दिया हुआ परमाणु मॉडल हो, ऐसा वैज्ञानिकों ने बताया है कि कोई भी एटम, कोई भी परमाणु अपनी संरचना में केंद्र में भले ही छोटा स्ट्रक्चर हो, उसका केंद्र बिंदु जो है वो नाभिक कहलाता है। और इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और यही इलेक्ट्रॉन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया करते हैं। सवाल यह है कि इसको नाभिकीय केमिस्ट्री क्यों कहा गया? क्योंकि नाभिक के न्यूक्लियस में जब कोई परिवर्तन होता है या नाभिक की किसी परमाणु के नाभिक में जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उससे बनने वाली ऊर्जा, उससे बनने वाली ऊष्मा, उससे होने वाले प्रतिकारक, अभिकर्मक, ये सब कौन सी क्रिया होती है, इसके बारे में न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। आपके स्क्रीन पर एक चित्र दिख रहा होगा। एक परमाणु पर जब हम न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं तो उससे ऊर्जा विमुक्त होती है। अब बहुत सारी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है और इस ऊर्जा का उपयोग कई कामों में किया जा सकता है। इससे रेडिएशन भी होता है, इससे प्रदूषण भी होता है। और आप देख रहे होंगे वर्तमान में जो हमारे थर्मल पावर प्लांट हैं वो पर्याप्त मात्रा में बहुत सारे खर्चे के बाद बिजली उतनी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। और यदि इस बिजली को हमें और ज्यादा मात्रा में कम खर्चे पर पाना है तो यदि हम इसका न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन का उपयोग करें, न्यूट्रॉन की बमबारी करें, तो एक बहुत सारी मात्रा में हमें एनर्जी प्राप्त हो सकती है। इसका बेनिफिशियल एडवांटेज क्या है, इस पर चूंकि थ्योरेटिकल सेशन नहीं है, हमारा एमसीक्यू का सेशन है, इसलिए ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे, सिर्फ चित्रों के माध्यम से आपको समझा पाएंगे।
ये न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन, ये नाभिकीय केमिस्ट्री दो बातों पर आधारित है, जिसके लिए हमने दो क्रियाएं आपके सामने रखी है। एक को कहते हैं FISSION, फिजन। फिजन का मतलब होता है टूटना, और FUSION, फ्यूजन का मतलब होता है जोड़ना। जब दो अणु या दो परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो यह प्रक्रिया जोड़ने की यानी फ्यूजन की। अब जब कोई बड़ा परमाणु टूटता है, अलग अलग होता है, तो इस प्रक्रिया को फिजन कहते हैं। लिखा है हमने एक सामान्य परिभाषा फिजन और फ्यूजन की, बेसिक क्लियर रखिएगा, और बेसिक क्लियर रखेंगे और जब परीक्षा में सवाल आए तो उसी सवाल को उसी भांति पढ़ेंगे तो उत्तर बनेगा। फिजन क्या है, फ्यूजन क्या है, देख लीजिए दोनों चित्र। फिजन की प्रक्रिया में एक बड़ा परमाणु दो परमाणु में टूट रहा है। फ्यूजन की प्रक्रिया में दो छोटे छोटे परमाणु जुड़ करके एक बड़े परमाणु का निर्माण कर रहे हैं। अंग्रेजी वाले बच्चे, स्प्लिट ए लार्जर एटम इनटू टू और मोर स्मॉलर वंस। जब एक बड़ा परमाणु दो या दो से अधिक परमाणु में टूटता है दैट इज कॉल्ड फिजन, एंड फ्यूजन जॉइंस टू और मोर लाइटर एटम्स इनटू ए लार्जर वन, दैट इज कॉल्ड फ्यूजन। जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जो हल्के हैं जुड़ करके एक भारी परमाणु का निर्माण कर दें, यह प्रक्रिया फ्यूजन की कहलाती है। इससे होने वाली ऊर्जा, इससे होने वाली रासायनिक क्रियाओं पर 25 सवाल हम आपसे पूछने वाले हैं। आपका सेशन शुरू हो इसके पहले हमने परिचयात्मक न्यूक्लियर केमिस्ट्री आपको बताई। विस्तार से जानकारी आप पढ़ चुके होंगे, कई बार हमने पढ़ाया है। अनअकैडमी पर भी बहुत सारे लेक्चर्स हमने दिए हैं न्यूक्लियर फिजन पर। यदि आपको इसके बाद भी कोई थ्योरी पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइएगा, हम उसको पढ़ाएंगे। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ले चलें, इसके पहले एक और चित्र आपको दिखाना चाहते हैं। एक होता है यूरेनियम 235, समस्थानिक संभारिक, आपने आइसोबार आइसोटोप पढ़ा होगा। यूरेनियम का 235 कैसे टूट करके और चेन रिएक्शन में कन्वर्ट होता है, लगातार हो, विस्फोटक स्थिति पैदा कर दे, ये चित्र दिखाने के लिए न्यूक्लियर फिजन यानी विघटन की अवस्था को दिखाया। देखिए जरा, यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन को डालते हैं, न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं तो यूरेनियम 236 बनता है। और यूरेनियम जब 236 बनता है तो पता है उससे क्या चीजें बनती हैं, तीन प्रोडक्ट बनते हैं, Ba144 प्लस 3 न्यूट्रॉन प्लस Kr89। अब सोचो, आप ये यूरेनियम का एक परमाणु था, एक परमाणु यहां पर था। अब यदि यही एक परमाणु, मान लीजिए एक बैग में यूरेनियम के टुकड़े रखे गए, परमाणु रखे गए, एक न्यूट्रॉन हमने मार दिया, समझिएगा चेन रिएक्शन किसको कहते हैं, श्रृंखला अभिक्रिया किसको कहते हैं, सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं। एक न्यूट्रॉन की बमबारी हुई तो एक यूरेनियम टूटा, परिणाम क्या निकला, 3 न्यूट्रॉन निकले। बगल में और यूरेनियम के 235 के परमाणु या अणु उपलब्ध है। ये जो 3 निकले, ये 3 परमाणुओं को ठोक दिया, देख रहे हैं। अब जब तीनों को ठोका तो 3 अगली पोजीशन क्या होगी, इस वाले से भी 3, इस वाले से भी 3, इस वाले से भी 3, और ये एक श्रृंखला, भयानक श्रृंखला अभिक्रिया उत्पन्न हो जाएगी, लगातार विस्फोट, लगातार ऊर्जा का उत्पादन। इसीलिए तो परमाणु बम यहीं से बनते हैं। इस पर भी एक लेक्चर बनना चाहिए, परमाणु बम की कैसे बनते हैं, कैसे काम करता है, एक जगह पर परमाणु का विस्फोट कैसे किया जाता है। ये सारी प्रक्रिया आपके थ्योरी के बुक में होगी, आप पढ़िएगा। आधार हम दे रहे हैं, पढ़ने की कोशिश आप कीजिए। यहां पर देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन में हमने क्या दिखाया, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये दो समस्थानिक, ये जब आपस में मिलते हैं
तो यहां से भी हीलियम का एक परमाणु बन गया, न्यूट्रॉन बन गया। अब ये जो न्यूट्रॉन बना फ्यूजन की प्रक्रिया में, ये न्यूट्रॉन यहां से उठ करके यूरेनियम 235 को ठोकेगा। अब ठोकने के बाद ये पोजीशन फिर वही हो जाएगी। फ्यूजन है तब भी न्यूट्रॉन बन रहा, फिजन है तब भी न्यूट्रॉन बन रहा है, लेकिन न्यूक्लियर फिजन की घटना में एक न्यूट्रॉन बन रहा है, न्यूक्लियर फिजन की घटना में 3 न्यूट्रॉन बन रहा है। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पर सवाल आपको करने होंगे, सोच विचार कर उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। आधारभूत जानकारी हमने आपको दे दी है और आपको एमसीक्यू सेशन पर सीधा ले चलते हैं 25 सवाल की ओर। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। आपने ब्लड कैंसर सुना होगा, इसको ल्यूकेमिया कहते हैं। सवाल यह है, ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक इसको आइसोटोप कहते हैं। जो अंग्रेजी वाले बच्चे हैं, आइसोटोप्स है। सीधा सवाल ये पीएनएसटी ने भी पूछा, नीट ने भी पूछा, यूपीएससी ने भी पूछा, सबने पूछा। ल्यूकेमिया की रोकथाम में कौन सा रेडियो समस्थानिक प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन दे रहे हैं बच्चों, बताने की कोशिश कीजिएगा। आयोडीन 131, आयोडीन 131। बी ऑप्शन दे रहे हैं सोडियम 24। सी ऑप्शन दे रहे हैं फास्फोरस 32 और डी ऑप्शन दे रहे हैं कोबाल्ट 60। इसमें से सही जवाब कौन सा है? एक ही सही जवाब है, एक सही जवाब कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइएगा। और जब हम लाइव सेशन में इसमें रहेंगे तो ये भी पूछेंगे कमेंट सेक्शन में क्यों। सवाल था हमारा, ल्यूकेमिया की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? आयोडीन 131 है, सोडियम 24 है, फास्फोरस 34 है, कोबाल्ट 60 है। ये हमारा पहला सवाल, सही जवाब देने की कोशिश कीजिए। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। निम्नलिखित में से यूपीएससी का सवाल है ये, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको यह बताना है। ए पर लिख रहे हैं कोबाल्ट 60, बॉडी के आंतरिक उपचार से। बी ऑप्शन दे रहे हैं आयोडीन 131 थायराइड का उपचार। ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड। पूरी थ्योरी तैयार हो जाएगी बच्चों। सी ऑप्शन दे रहे हैं फास्फोरस 32, श्वेत
रक्तता का उपचार। और डी ऑप्शन दे रहे हैं गोल्ड 198, AU 198 रेटिना के दोषों का उपचार। रेटिना के दोषों का उपचार। यह सवाल यूपीएससी में 2010 में पूछा गया, नीट में भी सवाल पूछा गया, पीएनएसटी में भी पूछा गया। यानी चारों के यदि आपके उत्तर पता है तभी आप इसको सुमेलित कर पाएंगे। हमने सवाल पूछा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कोबाल्ट 60 है, आयोडीन 131 है, फास्फोरस 32 है, AU 198 है। बॉडी के आंतरिक उपचार में, थायराइड के उपचार में, श्वेत रक्तता के उपचार में या रेटिना के दोषों का उपचार में कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? सही ऑप्शन देने की कोशिश कीजिएगा। बच्चों आपके स्क्रीन पर अब आने वाला है तीसरा सवाल, और तीसरा सवाल ये रहा। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा या रेडिएशन ट्रीटमेंट में, विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। सही है। आमतौर पर रेडिएशन के समय जिनको कैंसर वैंसर हो जाता है ना, तो रेडिएशन ट्रीटमेंट दिया जाता है। रेडिएशन ट्रीटमेंट का मतलब है उस चीज को या उस कोशिका को जलाना। तो कोबाल्ट 60 का आमतौर पर रेडिएशन ट्रीटमेंट में प्रयोग होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। बड़ा बढ़िया सवाल। क्योंकि यह इमिट करता है, यह उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित कर साहब बताइए? ए ऑप्शन दे रहे हैं इससे अल्फा किरणें निकलती हैं, अल्फा रेज निकलती हैं। बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या इससे बीटा रेज निकलती हैं। सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या इससे गामा रेज निकलती हैं। और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या इससे एक्स रेज निकलती है। C60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में इस्तेमाल होता है। क्यों इस्तेमाल होता है? अल्फा, बीटा, गामा, एक्सरे, यदि आप इसकी तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ या पेनिट्रेशन पावर के बारे में जानते होंगे तो आपसे सही जवाब बन पाएगा। इसलिए केमिस्ट्री के इस चैप्टर को पीएनएसटी वाले बच्चे जरूर न्यूक्लियर केमिस्ट्री को पढ़े। न्यूक्लियर केमिस्ट्री पर अच्छे सवाल, यदि आपकी थ्योरी मजबूत है तो आप यहां से सही उत्तर कर पाएंगे। तो ये हमारा तीसरा सवाल, इसमें से एक उत्तर सही है, सही जवाब करने की कोशिश कीजिएगा। बच्चों आपके स्क्रीन पर चौथा सवाल ये रहा। यह सवाल 2015 में यूपीएससी में और 2011 में नीट में पूछा गया। दो सूची बनाई गई, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में ध्यान दीजिए A, B, C, T। सूची 2 को हम नंबर दे रहे हैं 1, 2, 3, 4। सूची A में लिख रहे हैं यूरेनियम का आइसोटोप, यूरेनियम का समस्थानिक। इसके आगे लिख रहे हैं कैंसर का उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर का उपचार। बी पर लिख रहे हैं कोबाल्ट का समस्थानिक। इसमें लिख रहे हैं गलगंड या थायराइड, गलगंड का उपचार।
सी ऑप्शन दे रहे हैं आयोडीन का समस्थानिक। इसको दे रहे हैं सेकेंडरी कैंसर ट्रीटमेंट का, द्वितीयक। कैंसर का उपचार। डी ऑप्शन दे रहे हैं रेडियम का समस्थानिक। और इसके सामने लिख रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूल, नाभिकीय ईंधन। हमारा सवाल यह है कि एक कूट हम आपको देंगे, उस कूट का सही इस्तेमाल कीजिए। फिर यहां लिख रहे हैं, जरा देखिएगा ध्यान से, ABCD, सही क्रम ABCD इधर लिख रहे हैं, एक लिख रहे हैं ABCD इधर भी, यहां पर A, B, C और D। ए के सामने लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ए क्या 3 से मिलता है, बी क्या 2 से मिलता है, सी क्या 1 से मिलता है, डी क्या 4 से मिलता है। बी पर दे रहे हैं क्या यह 4 से मिलता है, क्या यह 2 से मिलता है, क्या यह 1 से मिलता है, क्या यह 3 से मिलता है। सी में दे रहे हैं क्या यह 4 से मिलता है, क्या यह 1 से मिलता है, क्या यह 2 से मिलता है, क्या यह 3 से मिलता है। डी ऑप्शन दे रहे हैं 3 से मिलता है, या 1 से मिलता है, या 2 से मिलता है, या 4 से मिलता है। इसमें सही ऑप्शन क्या है? ए, बी, सी, डी में सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन बताने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बच्चों आपको बता दें यूपीएससी में तथ्यात्मक सवाल आते हैं, थोड़ा वक्त लगता है। यदि एक बार आप सवाल को दिमाग से सिस्टमेटिक रूप से पकड़ोगे, रफ कागज अपने पास रखोगे, सही जवाब बन जाएगा। सूची हमने दी, सूची का सही मिलान किस नंबर पर है? ए पर है, बी पर है, सी पर है, डी पर है? सही ऑप्शन करके हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन। बच्चों आपकी स्क्रीन पर 5वां सवाल, ये सवाल जो है बिहार के एसएससी की परीक्षा में पूछा गया, रेलवे में पूछा गया। ये सवाल हो सकता है नीट की परीक्षा में या पीएनएसटी की परीक्षा में आ जाए। किस प्रकार की अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? हार्मफुल रेडिएशन कहां है? किस प्रकार की अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? यह हमने बताया। अभी 2 क्रियाएं आपको दिखाई है, एक फ्यूजन है, एक फ्यूजन है। यहां पर ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको। ए में लिख रहे हैं संलयन यानी फ्यूजन, एक में दिख रहे हैं फ्यूजन, इसका मतलब है संलयन, इसका मतलब है विखंडन। अभी उधर चित्र में जाओगे तो सीधा उत्तर आपके दिमाग में आ जाएगा, क्या यह केमिकल अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या फोटोकेमिकल रिएक्शन है, क्या यह फोटोकेमिकल रिएक्शन है। किस प्रकार की अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? क्या यह फ्यूजन है, क्या यह फिजन है, क्या है केमिकल रिएक्शन है, क्या है फोटोकेमिकल रिएक्शन है? इसमें से सही जवाब एक ही है। सही जवाब का उत्तर कीजिए। 6वां सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा,
परमाणु विखंडन या एटॉमिक डिसोसिएशन, परमाणु विखंडन, परमाणु विखंडन, डैश डैश डैश, इस खाली स्थान को भरना है। परमाणु विखंडन की प्रक्रिया क्या है, यह सवाल पीएनएसटी ने पूछा। जरा भाषा को पकड़ेंगे तो इसका सही जवाब आपसे बनेगा, या इसको कहें न्यूक्लियर फिजन कौन सी प्रक्रिया है। ए ऑप्शन दे रहे हैं इसका, परमाणु का रूपांतरण है, परमाणु का मॉडिफिकेशन ऑफ एटम है, परमाणु का रूपांतरण है, मॉडिफिकेशन ऑफ एटम है। दूसरा, एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड है, एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, एक नए नाभिक के गठन के लिए, एक नए नाभिक के गठन के लिए दो या दो से अधिक नाभिकों का टक्कर है, दो या दो से अधिक नाभिकों का टक्कर है। अणुओं के ये पार्ट है, और डी ऑप्शन दे रहे हैं, अणुओं के उपखंड है। परमाणु विखंडन की प्रक्रिया कौन सी है, परमाणु का रूपांतरण है, एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड है, एक नए नाभिक के गठन के लिए दो या दो से अधिक नाभिकों का टक्कर है, या अणुओं के उपखंड है। सही उत्तर करने की कोशिश कीजिए, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। 7वां सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएससी और यूपीपीसीएस में यह सवाल पूछा गया। न्यूक्लियर केमिस्ट्री से जरा सोच विचार करके दो कथन देंगे, इसमें एक कथन होगा, एक कारण होगा, सही जवाब करने की कोशिश कीजिए। नीचे कथन लिखते हैं, अभिकथन जिसको कहते हैं, स्टेटमेंट। अभिकथन ये है, इसको ए से दिखा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। परमाणु विखंडन की घटना, परमाणु विखंडन की घटना अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है, अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। यह हमारा स्टेटमेंट है। अब इसका रीजन हम दे रहे हैं, जिसको आप कारण कहते हैं। ऐसे आजकल पैटर्न है सवाल पूछने के, इसका कारण दे रहे हैं, रीजन। रीजन क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें एक नाभिक, दो भागों में टूट जाता है। परमाणु विखंडन या न्यूक्लियर फिजन कहलाता है, परमाणु विखंडन कहलाता है। अब देखिए, उत्तर चुनिए, आपको उत्तर क्या चुनना है। ए ऑप्शन दे रहे हैं, अभिकथन यानी ए और आर, ए एंड आर दोनों सही हैं, दोनों करेक्ट हैं।
लेकिन कारण अभिकथन की व्याख्या नहीं है। समझ गया? अभिकथन की उचित व्याख्या है, नहीं को हटा दीजिए। ए और आर दोनों करेक्ट हैं, लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या है। जो कारण दिया गया वही अभिकथन में कहा जा रहा है, ये उचित है। बी ऑप्शन दे रहे हैं कि ए और आर दोनों करेक्ट हैं, दोनों सही हैं, लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं है। एक में कहा है, एक में कह रहे नहीं है। सी ऑप्शन दे रहे हैं ए और आर दोनों गलत हैं, और डी ऑप्शन दे रहे हैं ए सही है, आर गलत है। आजकल इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक स्टेटमेंट दिया, उसका कारण दिया। यहां पर स्टेटमेंट देखिएगा, परमाणु विखंडन की घटना अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। आर उसका है वह प्रक्रिया जिसमें एक नाभिक दो भागों में टूटता है, परमाणु विखंडन कहलाता है। ए आर दोनों करेक्ट है, लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या है। ए आर दोनों सही है, लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं है। ए आर दोनों गलत हैं, ए सही है, आर गलत है। सही जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। 8वां सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। एक सवाल एसएससी ने पूछा, हो सकता है पीएनएसटी इसको पूछे। हमने आपके लिए बनाया यह सवाल। परमाणु बम, एटॉमिक बम की बात कर रहे हैं। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर आधारित है? बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती। हम यहां यह सिर्फ जानना चाह रहे हैं कि परमाणु बम या एटॉमिक बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ए ऑप्शन दे रहे हैं इरेगुलर या अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन, बी ऑप्शन दे रहे हैं अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। संलयन को फ्यूजन पढ़िएगा, विखंडन को फिजन पढ़िएगा। सी ऑप्शन दे रहे हैं कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, अंग्रेजी भी लिख दें, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। और डी ऑप्शन दे रहे हैं कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन, FISSIO। एक में विखंडन है, एक में संलयन। क्या ये परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? अनियंत्रित है, अनकंट्रोल्ड है या कंट्रोल्ड है? कंट्रोल्ड या अनकंट्रोल्ड है तो किस तरह है? नाभिकीय विखंडन है, नाभिकीय संलयन है। बच्चों आपके स्क्रीन पर 9वां सवाल ये रहा। ये जो परमाणु प्रस्फोटन होता है या विस्फोट होता है, इस पर एक सवाल हमने बनाया।
यह सवाल करीब करीब एसएससी 2016 में पूछे गए सवाल के जैसा ही है, लेकिन भाषा में थोड़ा परिवर्तन है। परमाणु प्रस्फोटन, परमाणु प्रस्फोटन किसके द्वारा प्रेरित होता है? किसके द्वारा प्रेरित होता है? ए ऑप्शन दे रहे हैं तापीय न्यूक्लियर अभिक्रिया, तापीय न्यूक्लियर अभिक्रिया, यानी किसी भी नाभिक के ऊपर टेम्परेचर का रेगुलेशन हो, क्या इसके द्वारा इंडक्ट होता है? ध्यान से सुनिएगा, इसकी थ्योरी यदि आपने पढ़ी होगी तभी ये जवाब बनेगा। बी ऑप्शन दे रहे हैं केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है। सी ऑप्शन दे रहे हैं नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है, इस पर डिस्कशन हो चुका है। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है। परमाणु प्रस्फोटन किसके द्वारा प्रेरित होता है? तापीय न्यूक्लियर अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है या अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है? इसमें से सही जवाब आपको बताना है। सही जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए आप। जब हम लौटेंगे 25 सवाल पूरा करके तो सही जवाब इसका देंगे। इस पर डिस्कशन यदि आप मांगेंगे तो डिस्कशन भी करेंगे। बच्चों 10वां सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। यह सवाल मध्य प्रदेश पीएससी में पूछा गया। संभावना है पीएनएसटी की आने वाली परीक्षा में भी पूछा जाए। जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के नाम क्या थे? ए ऑप्शन दे रहे लिटिल बॉय और फैटमैन। लिटिल बॉय एंड फैटमैन। ये जापान पर, जीके का भी ये सवाल है। जापान पर जो परमाणु बम गिराया गया उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय, फैटमैन। बी ऑप्शन दे रहे हैं लिटिल मैन, फैट बॉय। सी ऑप्शन दिया गया लिटिल गर्ल। एंड फैट वुमेन। और डी ऑप्शन दे रहे हैं लिटिल वुमेन एंड फैट गर्ल। सही जवाब करने की कोशिश कीजिए। यदि आपका जीके मजबूत होगा तो यहां जीके भी टेस्ट हो जाएगा। जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के नाम क्या थे? क्या लिटिल बॉय फैटमैन था? क्या लिटिल मैन फैट बॉय था? क्या लिटिल गर्ल फैट वुमेन था? या लिटिल वुमेन एंड फैट गर्ल था? 11वां सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। वर्ष 1945, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, नाभिकीय केमिस्ट्री है, इस चैप्टर की थ्योरी जरूर पढ़ लीजिएगा। वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक
कौन सा विस्फोटक इस्तेमाल हुआ था? क्या वह विस्फोटक सोडियम था? क्या वह विस्फोटक पोटेशियम था? क्या वह विस्फोटक प्लूटोनियम था? प्लूटोनियम है ये। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह यूरेनियम था? 1945 में भी ये घटना आपको जीके में मिलेगी। नागासाकी में बम गिराए गए, उसमें विस्फोटक किसका इस्तेमाल हुआ? ये 11वां सवाल था बच्चों आपके स्क्रीन पर। 12वां सवाल, न्यूक्लियर संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन की बात कर रहे हैं। स्पेलिंग पर जाइएगा, ये संलयन है माने आपस में मिल रहे न्यूक्लियर फ्यूजन के दौरान। निम्नलिखित में से क्या होता है? ए ऑप्शन दे रहे हैं, न्यूट्रॉन बमबारी से, अभी उधर चित्र दिखाया है, थ्योरी भी बताइए। न्यूट्रॉन की बमबारी से भारी न्यूक्लियस खंडित होता है। खंडित होता है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, एक भारी न्यूक्लियस स्वतः ही खंडित हो जाता है। स्वतः ही। सी ऑप्शन दे रहे हैं, दो हल्के न्यूक्लियाई आपस में मिलकर भारी न्यूक्लियस बनाते हैं। और डी ऑप्शन दे रहा है, एक हल्का न्यूक्लियस। स्वतः ही खंडित हो जाता है, स्वतः ही। न्यूक्लियर फ्यूजन के दौरान निम्नलिखित में से क्या होता है? यह उसकी परिभाषा से हमने पूछी है। न्यूट्रॉन की बमबारी से भारी न्यूक्लियस खंडित होता है। एक भारी न्यूक्लियस स्वतः ही खंडित हो जाता है। दो हल्के न्यूक्लियाई आपस में मिलकर के भारी न्यूक्लियस बनाते हैं। एक हल्का न्यूक्लियस स्वतः ही खंडित हो जाता है। सही ऑप्शन, सही जवाब देने की कोशिश कीजिए। 13वां सवाल आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह नाभिकीय विखंडन? पिनस्टी ने भी सवाल पूछा है। नाभिकीय विखंडन है यानी न्यूक्लियर फ्यूजन है, विखंडन। क्या यह न्यूक्लियर फ्यूजन है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है।
कृत्रिम रेडियो एक्टिविता है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह एक्स रेज एक्सक्रीशन है? हमने पूछा कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा कैसे आती है? न्यूक्लियर फिजन से आती है, न्यूक्लियर फ्यूजन से आती है, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी से आती है, या एक्स रे उत्सर्जन के द्वारा आती है। बच्चों आपके स्क्रीन पर 14वां सवाल, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? ये ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह नियंत्रित विखंडन प्रक्रिया है? समझ लीजिएगा, कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन, नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया है। क्या यह अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया है? अनियंत्रित सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह नियंत्रित संलयन है यानी फ्यूजन है? यह स्पेलिंग फ्यूजन FUSION है। यहां पर जो विखंडन है वो फिजन है, FISSION फिजन है। इंग्लिश वाले बच्चे कंफ्यूज मत होइए। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नियंत्रित विखंडन है, अनियंत्रित विखंडन है, नियंत्रित संलयन है, या नियंत्रित विखंडन है। कंट्रोल, एक में अनियंत्रित, एक में कंट्रोल। सबसे पहले आपको यह तय करना है कि फिजन है कि फ्यूजन है। जब यह तय हो जाए तब इस पर आइएगा कंट्रोल और अनकंट्रोल पर सही जवाब कीजिएगा। 15वां सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। एक सवाल यूपीपीएससी में 2015 में पूछा गया कि हाइड्रोजन बम के आविष्कारक कौन थे? खोजकर्ता, हाइड्रोजन बम के खोजकर्ता या विकसित करने वाले? कौन है? ए ऑप्शन दे रहे हैं, एडवर्ड टेलर, बी ऑप्शन दे रहे हैं बर्नर ब्राउन, बर्नर बॉन ब्राउन द्वारा, सी ऑप्शन दे रहे हैं जे रॉबर्ट ओपनहीमर द्वारा, और डी ऑप्शन दे रहे हैं मैनुअल कोहेन द्वारा। मैनुअल नहीं, सैमुअल। हमने पूछा हाइड्रोजन बम के खोजकर्ता कौन या विकसित करने वाले कौन? एडवर्ड टेलर, बर्नर बॉन, जे रॉबर्ट ओपनहीमर द्वारा या सैमुअल कोहेन के द्वारा। सही जवाब कीजिएगा। 16वां सवाल, परमाणु रिएक्टर का
आविष्कार, परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया? परमाणु रिएक्टर का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या होगा? क्या इनका नाम बेनोइट फर्नी रोन है? बेनोइट फर्नी रोन है। बी ऑप्शन दे रहे हैं एडोल्फ गैस्टन यूजन। एडोल्फ फिक। सी ऑप्शन दे रहे हैं सैडफोर्ड फ्लेमिंग है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं एनारिको फर्मी है। एनारिको फर्मी। परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया? क्या वो बेनोइट फर्नी रोन थे? क्या वो एडोल्फ पेंटन यूजन फ्रिक थे? क्या वो सैडफोर्ड फ्लेमिंग थे? क्या एनरिको फर्मी थे? सही जवाब करने की कोशिश करें। 17वां सवाल आपके स्क्रीन पर। आरआरबी एनटीपीसी में ये सवाल पूछा गया, पीएनएसटी में जस्ट इस परीक्षा के पहले ये पूछा गया। सवाल करने की कोशिश कीजिएगा। एक परमाणु रिएक्टर, थोड़ा समय दीजिएगा। एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड, या इसी को कंट्रोल रॉड भी कहते हैं, इसको कैडियम की रॉड भी कहते हैं। क्या काम करती है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन, दो प्रक्रियाएं होगी, एक फिजन होगा एक फ्यूजन होगा। हम लिख रहे हैं FISSION, यानी विखंडन की बात कर रहे हैं। फिजन की प्रक्रिया में उत्पन्न अधिकतम ऊष्मा को ये नियंत्रण रॉड अवशोषित करता है। अधिकतम ऊष्मा को नियंत्रण रॉड अवशोषित करता है। बी ऑप्शन दे रहे हैं चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए चेन अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। सी ऑप्शन दे रहे हैं न्यूट्रॉन की ऊर्जा को ताकि उन्हें आगे विखंडन की, न्यूट्रॉन की ऊर्जा को ताकि आगे विखंडन प्रक्रिया ना हो। और डी ऑप्शन दे रहे हैं
चेन विखंडन के लिए या ये लिख लीजिए कि चेन विखंडन प्रतिक्रिया के लिए, चेन विखंडन प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक न्यूट्रॉन एक परमाणु का रिएक्टर है, उस रिएक्टर में एक राड लगती है जिसको कैडमियम की राड कहते हैं। हम ये पूछ रहे हैं यहां पर कि कैडमियम की राड क्या काम करती है, क्या फ्यूजन की प्रक्रिया को में उत्पन्न अधिकतम ऊष्मा का नियंत्रण राड के द्वारा होता है, क्या चेन अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है, क्या न्यूट्रॉन की ऊर्जा को कम करता है ताकि आगे विखंडन की प्रक्रिया न हो, क्या चेन विखंडन प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक न्यूट्रॉन उत्पन्न करता है। 4 ऑप्शन में बच्चों एक ऑप्शन सही है। 18वां सवाल आपके स्क्रीन पर, परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रक्रिया की दर विखंडन प्रक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रित करने के लिए डैश 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 यानी खाली स्थान को भरना है का प्रयोग किया जाता है। जो खुद में ही विखंडन के लिए, जो खुद में ही विखंडन के लिए, जो खुद में ही विखंडन के लिए, जो खुद में ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है। परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए डैश डैश का प्रयोग किया जाता है, जो खुद में ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है। सोच करके जवाब कीजिएगा, प्रश्न को पहले समझ लीजिएगा। ए ऑप्शन भारी पानी, हैवी वाटर। बी ऑप्शन दे रहे हैं ग्रेफाइट। सी ऑप्शन दे रहे हैं साधारण पानी, सादा पानी जिसको कह सकते हैं, और डी ऑप्शन दे रहे हैं कैडमियम। परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो खुद में ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। सही जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। 19वां सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। नाभिकीय रिएक्टर की मूल प्रक्रिया क्या है? ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह फ्यूजन है यानी संलयन है, मिलना है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो सक्रियता है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह फिजन है, विखंडन जिसको कह सकते हो। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या नन, इसमें से कोई नहीं।
नाभिकीय रिएक्शन की मूल प्रक्रिया क्या है, आधारभूत प्रक्रिया क्या है, यह सवाल हमने 19वें में पूछा। 20वां सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। एक जीके का सवाल जुड़ा हुआ, लेकिन एटॉमिक केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ, न्यूक्लियर केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ। कल्पक्कम स्थान है, कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतलक या फ्रीजर या कूलिंग सिस्टम, कौन सा एक शीतलक प्रयोग किया जाता है? एक फ्रीजर, भाई इतना टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर को कूलिंग किसके द्वारा किया जाता है, यह सवाल हमने पूछा है। ए ऑप्शन दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। बी ऑप्शन दे रहे हैं लिक्विड सोडियम, तरल वाला सोडियम। और सी ऑप्शन दे रहे हैं समुद्री जल, मेराइनस वाटर, समुद्री जल। और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या हुआ, हैवी वाटर, भारी जल। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कौन सा एक शीतलक प्रयोग किया जाता है? क्या वह प्रयोग करने वाला कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या वह तरल सोडियम है, क्या वह समुद्री जल है, क्या वह भारी जल है? सही जवाब कीजिएगा। 21वां सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए चेन रिएक्शन को अभी पढ़ाया है उधर, कंट्रोल करने के लिए, बस 5 सवाल और हैं। कंट्रोल करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु, न्यूट्रॉन्स का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? निम्न में से ए ऑप्शन क्या वह बोरान है, बी ऑप्शन क्या वह भारी पानी है, हैवी वाटर है, सी ऑप्शन क्या वह यूरेनियम है, डी ऑप्शन क्या वह प्लूटोनियम है। नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने की किसका प्रयोग करोगे? बोरान का, भारी पानी का, यूरेनियम का या प्लूटोनियम का? 22वां सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का, क्रिया को धीमा करने का, नाभिकीय
रिएक्टर में मंदक का काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया में या न्यूक्लियर रिएक्टर की अभिक्रिया में मंदक का काम करता है? ए ऑप्शन दे रहे हैं। क्या वो ओजोन है? ये सारे सवाल पीएनएसटी के हैं। क्या वह, बी ऑप्शन दे रहे हैं, भारी हाइड्रोजन है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह भारी जल है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह हाइड्रोजन पेरोक्साइड है? कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? क्या वो ओजोन है, क्या वो भारी हाइड्रोजन है, क्या भारी जल है, क्या हाइड्रोजन पेरोक्साइड है? ये 22वां सवाल। 23वां सवाल आपके स्क्रीन पर। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किससे में से किसे, यह भी सवाल सोच विचार कर करिएगा, किसे मंदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ए ऑप्शन, क्या वो थोरियम है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो ग्रेफाइट है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह साधारण जल है? क्या वह रेडियम है? यह सवाल यूपीएससी ने 2011 में पूछा था। बहुत कठिन नहीं आता बच्चों। यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे थ्योरी को बड़ी ईमानदारी से पढ़ लो। 10th 11th 12th की साइंस और टेक्नोलॉजी आप पढ़ लोगे तो यूपीएससी क्लियर करने में और खुद का सेंस भी मजबूत करो। बच्चों 24वां सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। यह भी सवाल यूपीएससी ने पूछा, यह सवाल नीट ने भी पूछा, यह सवाल पीएनएसटी ने भी पूछा। थोड़ा बहुत सवाल पूछने के तरीके में भिन्नता हो सकती है, करीब करीब उत्तर सेम ही रहेगा। 24वां सवाल आपके स्क्रीन पर, भारी जल का या न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का, हैवी वाटर, भारी जल का कार्य क्या है? ए ऑप्शन दे रहे हैं, न्यूट्रॉन की गति, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। बी ऑप्शन दे रहे हैं, न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना। सी ऑप्शन दे रहे हैं, रिएक्टर को ठंडा करना। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, नाभिकीय क्रिया को रोकना, न्यूक्लियर रिएक्शन को
रोकना। न्यूक्लियर रिएक्शन में जो हैवी वाटर होता है उसका काम बता दीजिए, सीधा काम लिखा हुआ है। क्या न्यूट्रॉन की गति को कम करना है, क्या न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना है, क्या रिएक्टर को ठंडा करना है, क्या न्यूक्लियर रिएक्शन को रोकना है, सही जवाब दीजिए। और आज के सेशन का अंतिम सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। किसी परमाणु रिएक्टर में एसएससी में 2015 में, पीएनएसटी में 2012 में यह सवाल पूछा गया। किसी परमाणु रिएक्टर में भारी जल क्या होता है? भारी जल, सोच विचार कर उत्तर दिए। ए, डीआयनाइज्ड जल, डीआयनाइज्ड वाटर, मतलब पानी ऐसा हो जिसमें इलेक्ट्रिक प्रवाहित ना हो, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ना टूटे हों। सोच विचार कर जवाब दीजिएगा। नीट का भी ये सवाल है। ऑक्सीजन की अपेक्षाकृत भारी या हैवी आइसोटोप्स का भारी समस्थानिक का एक ऑक्साइड सी ऑप्शन दे रहे हैं बर्फ और जल का मिश्रण, बर्फ और जल का मिश्रण, और डी ऑप्शन दे रहे हैं हाइड्रोजन के अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक का भारी समस्थानिक मतलब हैवी आइसोटोप्स, भारी समस्थानिक का एक ऑक्साइड। हमने पूछा किसी परमाणु के रिएक्टर में भारी जल क्या होता है? डीआयनाइज्ड वाटर है, ऑक्सीजन के अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक का एक ऑक्साइड है, या बर्फ और जल का मिश्रण है, क्या हाइड्रोजन के अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक का एक ऑक्साइड है। 4 ऑप्शन है इसके, सही जवाब कीजिएगा। इस तरह से 25 सवाल हमने पूछे हैं, आपने सही जवाब कौन सा किया है चलिए इसको जांच लेते हैं। पहले सवाल पर आपको लिए चलते हैं और पहले सवाल का जवाब देते हैं। यदि आपका कोई सवाल नहीं समझ में आता कमेंट सेक्शन में आप हमको बताते चलिए, हम उसकी थ्योरेटिकल एनालिसिस करते चलेंगे। पहला सवाल हमारा था ल्यूकेमिया की रोकथाम के लिए सही जवाब है फास्फोरस 34 का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी परीक्षाओं में यह सवाल पूछा गया है, याद कर लीजिएगा। ज्यादातर बच्चे कोबाल्ट 60 का जवाब देते हैं, सही जवाब है P34। दूसरा सवाल निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? दूसरा सवाल इसमें सही सुमेलित नहीं है कि सोने का उपयोग कहां होता है। आगे के प्रश्न में सोने 198 का उपयोग कहां होता है ये हम बता देंगे। ये सही है थायराइड के उपचार में आयोडीन का, फास्फोरस में श्वेत रक्तता का, ब्लड कैंसर का उपचार किया जाता है। कोबाल्ट 60 का बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर में जो कैंसर सेल होती हैं उनको नष्ट करने में किया जाता है। एयू रेटिना के दोषों के उपचार में हो, ये गलत जवाब है, सही सुमेलित नहीं है डी। तो एयू का कहां इस्तेमाल होगा ये आगे हम आपको बता देंगे। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तीसरा सवाल इसका सही जवाब होगा गामा रेज। पढ़ लीजिएगा, अल्फा बीटा गामा के गुण पढ़िएगा, गामा रेज का इस्तेमाल होता है। चौथा सवाल सूची 1 सूची 2 को आपस में मिलाइएगा। इसका सही जवाब होगा ए मिलेगा चौथे से। देख लीजिए, यूरेनियम का समस्थानिक नाभिकीय ईंधन के इस्तेमाल में आएगा। सी ऑप्शन इसका सही होगा, ए 4 से।
न्यूक्लियर ईंधन है ये। बी मिलेगा 1 से, कोबाल्ट का समस्थानिक कैंसर के उपचार में होता है। सही मिला लीजिएगा, सरल सवाल है, पढ़ने में टाइम लगता है। 5वां सवाल हमारा सही जवाब होगा, किस प्रकार सबसे अधिक हानिकारक विकिरण जब कभी विस्फोट होगा, विखंडन होगा, तो हानिकारक विकिरण उससे पैदा होगा। परमाणु विखंडन की सही प्रक्रिया, परमाणु विखंडन है क्या? 6वां सवाल सही है, एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड, भारी परमाणु छोटे छोटे उपखंडों में टूट जाए। सेशन के शुरुआत में ये हमने आपको बताया। 7वां सवाल था, इसका सही जवाब है ए और आर दोनों सही है, लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं है। पढ़ लीजिएगा, पढ़ दिया है हमने, पढ़ लीजिएगा आप। 7वां सवाल। 8वां सवाल है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? परमाणु बम ऐसे ही फूटता है, थोड़ा सा पहला विस्फोट होगा, फिर लगातार इतने विस्फोट होते हैं कि एक लंबी दूरी तक उसका प्रभाव होता है, इसलिए अनकंट्रोल है, अनचेन नाभिकीय रिएक्शन है, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन होता है। परमाणु प्रस्फोटन किसके द्वारा प्रेरित होता है? 9वां सवाल, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। इसको आपने पढ़ा भी होगा। जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के नाम क्या थे? परमाणु बमों के नाम, 10वां सवाल, लिटिल बॉय फैट मैन था। याद कर लीजिए, जीके का भी सवाल है। लिटिल मैन फैट बॉय। वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोट का इस्तेमाल हुआ था? 11वां सवाल। इसका सही जवाब होगा प्लूटोनियम। प्लूटोनियम, पोलोनियम नहीं, प्लूटोनियम है। 12वां सवाल, न्यूक्लियर फ्यूजन के दौरान न्यूक्लियर में से क्या होता है? 12वां सवाल। इसका सही जवाब होगा 2 हल्के न्यूक्लियाई आपस में मिलकर के भारी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। थ्योरी जब हमने क्लास शुरू की थी, फ्यूजन और फिजन की परिभाषा के दोनों अंतर बताए थे, वहां पर इसको देखिएगा। 13वां सवाल, निम्नलिखित में कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? सौर ऊर्जा का स्रोत, 13वां सवाल, सही ऑप्शन होगा न्यूक्लियर फ्यूजन है, नाभिकीय संलयन। ये संलयन है, जो हमको ऊर्जा मिलती है ना, जो सूर्य से गर्मी आती है, ये संलयन का उदाहरण है, फिजन का उदाहरण नहीं है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम नियंत्रित विखंडन की प्रक्रिया पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम के खोजकर्ता या विकसित करने वाले कौन है? 15वां सवाल, इसके एडवर्ड टेलर है सही जवाब। 16वां सवाल, परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया? परमाणु रिएक्टर का आविष्कार एनरिको फर्मी नामक साइंटिस्ट ने किया। 17वां सवाल, एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड, कैडमियम रॉड क्या काम करती है? 17वां सवाल सही अभिक्रिया है, चेन अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। 18वां सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा, परमाणु रिएक्टर के विखंडन की प्रतिक्रिया दर को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम, 18वें का डी ऑप्शन सही होगा, कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। क्या काम करता है ये लिखा हुआ है। नाभिकीय रिएक्शन की मूल प्रक्रिया क्या है? नाभिकीय रिएक्शन की मूल प्रक्रिया। 19वां सवाल, सही जवाब आपने क्या किया? क्या फिजन है, क्या फ्यूजन है? वह याद रखिएगा, ये विखंडन है। 20वां सवाल, कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतलक प्रयोग किया जाता है? 20वें सवाल पर सही जवाब होगा लिक्विड सोडियम, तरल सोडियम का इस्तेमाल होता है। 21वां सवाल, नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए, न्यूट्रॉन का अवशोषण करने के लिए सिर्फ और सिर्फ बोरान की रॉड का इस्तेमाल होता है। याद कर लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्शन में मंदक का काम करता है? मंदक का काम। 22वां सवाल, सही जवाब होगा क्रिया अभिक्रिया में भारी पानी या हैवी वाटर डालिए, क्रिया धीमी पड़ेगी। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट को मंदक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। 24वां सवाल है, न्यूक्लियर रिएक्शन में भारी जल का कार्य क्या होता है? भारी जल का है न्यूट्रॉन की गति को घटाना या मंदक करना। जब न्यूट्रॉन की गति घट जाएगी तो विस्फोट की प्रक्रिया नहीं होगी। 25वां और आज के सेशन का अंतिम सवाल, इसका सही जवाब है डी, किसी परमाणु रिएक्टर में भारी जल का काम होता है हाइड्रोजन के अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक का एक ऑक्साइड। इसको थोड़ा एनालिसिस करके 25वां सवाल को पढ़िएगा। इस तरह से 25 सवालों के सही जवाब आपको मिल चुके होंगे। कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखते हुए जरूर बताइएगा कि आपसे कितने सवाल मिले। जब पीएनएसटी की परीक्षा देने जाइए
तो पीएनएसटी की परीक्षा में जितने 102 या 103 वीडियो साइंस और टेक्नोलॉजी के आ चुके हैं, इन सभी एमसीक्यूज और थ्योरेटिकल डिस्कशन को एक बार पढ़िएगा जरूर, जिससे साइंस और टेक्नोलॉजी के सवाल आपके ना छूटे, सही जवाब करके आए, डरे नहीं, और पीएनएसटी की परीक्षा को जो आपकी आगे आने वाली है उस परीक्षा को आप ईमानदारी से पूरी तन्मयता के साथ दीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं 18 तारीख को नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।